वीकली एनालिसिस करेंगे शेयर मार्केट का और देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या लगता है कि आगे क्या करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसे प्लान करना चाहिए और कौन से सेक्टर हैं जो अभी स्ट्रांग है, जहां पे आप अगर मार्केट फिर से अप ट्रेंड शुरू करता है तो आप पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। देखो, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट जिसने अपने पिछले लो को वीकली चार्ट में ब्रेक कर दिया है और अब ये लगभग अपने 30 पीरियड मूविंग एवरेज के पास पहुंच गया है, जहां से पिछली बार इसने सपोर्ट लिया था। 30 पीरियड मूविंग एवरेज आपको वीकली चार्ट में लगा के देखना चाहिए, चाहे वो इंडेक्स हो या कोई स्टॉक का चार्ट हो, एक अप ट्रेंड के लिए। जब तक ये 30 पीरियड मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में बरकरार है, मतलब कायम है, इसको ब्रेक नहीं हुआ है, तब तक अप ट्रेंड ख़त्म नहीं हुआ है। एक तरीका है हायर हाई हायर लो देखने का, दूसरा है इंडिकेटर यूज़ करने का, जैसे कि ये मूविंग एवरेज। तो अभी तक 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे तो नहीं गया है, फिर भी इसने एक लो को अपने ब्रेक किया है और यहाँ से एक नया लो बन गया है। इसलिए बेटर यही होगा कि आप वेट करें कि जब तक निफ्टी वापस से अपना एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन शुरू न कर दे, आप वेट करें। जैसे ही निफ्टी अपना एक नया हाई बनाएगा पिछले हाई को तोड़ के, न कि इस हाई की बात हो रही है, जब जब कोई भी स्टॉक या निफ्टी डाउन ट्रेंड में होता है तो लोअर लो लोअर हाई बना रहा होता है, फिर साइडवेज होता है, फिर जाके एक नया हाई बनाता है। जब ये नया हाई बनाए तब आपको वापस से स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन बनानी चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ पे मार्केट ने अपना लो ब्रेक किया था, इसके बाद जब ये पिछले हाई को ब्रेक किया इस पॉइंट पे, तो आपको फिर से स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनानी चाहिए। यहाँ देखो, मार्केट एक साइडवेज हो गया था, इस साइडवेज होने के बाद जैसे ही ये ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपको फिर से स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बनानी चाहिए। जब तक ये मार्केट नीचे आ रहा है आपको नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, मार्केट यहाँ से और भी फॉल हो सकता है, आप फंस जाएंगे। नया पोजीशन तो नहीं ही बनाना चाहिए। अब बात आती है कि पुराने पोजीशंस का क्या करें, जो ऑलरेडी हमने ले रखा है उसका क्या करें। तो उसके लिए रूल है कि मैंने आपको स्टेज एनालिसिस बताया था। कोई स्टॉक पहले स्टेज 1 बनाता है, फिर स्टेज 2 में जाता है, स्टेज 2 में जाने के बाद स्टेज 3 बनाता होता है। अब अगर स्टेज 3 में है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ से ये ऊपर ब्रेकआउट दे के निकल जाए या यहाँ से ब्रेक डाउन दे के नीचे आ जाए। अब बहुत से स्टॉक हैं जो ऑलरेडी स्टेज 4 में आ गए हैं, इसको बोलते हैं स्टेज 1, ये होता है स्टेज 2, ये होता है स्टेज 3 और ये है स्टेज 4। अब बहुत से स्टॉक स्टेज 4 में ऑलरेडी आ चुके हैं, आपके पास भी ऐसे बहुत से स्टॉक होंगे जो ऑलरेडी स्टेज 4 में होंगे। वहाँ पे आप बिल्कुल भी मत बने रहिए, वहाँ से एग्जिट कर लीजिए। जो स्टॉक स्टेज 3 में है वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे मैं रुक सकता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा है फिर भी आपका स्टॉक साइडवेज है, गिर नहीं रहा है, मतलब कि वो ओवरऑल मार्केट से स्ट्रांग है। तो अगर निफ्टी में यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू होता है तो आपका स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाएगा। ये है स्टैन वाइंस्टीन की बुक का थ्योरी स्टेज एनालिसिस, जो कि सेपरेट वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आपको स्टेज पहचानने के लिए इसमें 30 पीरियड मूविंग एवरेज वीकली चार्ट में लगा लेना है। 30 पीरियड मूविंग एवरेज, जब आप वो मूविंग एवरेज लगाओगे तो वो मूविंग एवरेज यहाँ पे स्टेज 2 में इसके नीचे होगा, स्टेज 3 में आपका स्टॉक जो है मूविंग एवरेज के चारों तरफ घूम रहा होगा, लेकिन स्टेज 4 में मूविंग एवरेज आपके स्टॉक के चार्ट के ऊपर होगा, मतलब स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया होगा। ऐसे केस में आपको तुरंत एग्जिट कर लेना है, बिल्कुल बैठे मत रहिए कि ये वापस आ जाएगा। हो सकता है 4-5 साल तक वापस ना आए, हो सकता है यस बैंक या वोडाफोन आइडिया की तरह कभी भी वापस ना आए। इसलिए जो भी स्टेज 4 में है स्टॉक्स, उनमें बिल्कुल एग्जिट कर जाओ। जो स्टेज 3 या स्टेज 2 में है उनमें ही बने रहना है। अपने स्टॉक के चार्ट को बना लो वीकली चार्ट, उसमें लगाओ 30 पीरियड मूविंग एवरेज, और ऐसा एक फॉर्मेशन हो रहा होगा। देखो कि आपका स्टॉक साइडवेज हो गया है, कि अभी भी अप ट्रेंड में है, कि डाउन ट्रेंड में चला गया है। अगर वो स्टेज 4 में चला गया है तो उसमें एग्जिट कर जाओ। वापस से जब वो ऊपर आ जाएगा अगर, तो फिर से एंट्री ले लेना। लेकिन यहाँ जब गिरता हुआ नाइफ होता है, जो चाकू होता है, उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वरना हाथ कट सकता है। तो ये कितना गिरेगा किसी को नहीं पता है। बहुत से लोग पीएसयू शेयर्स में ले के बैठे हुए हैं सोच के कि ये वापस से ऊपर जाएगा। मेरी सलाह यही है कि अगर आपका स्टॉक स्टेज 4 में है तो आप एग्जिट कर जाइए, बैठे मत रहिए। ज़्यादातर लॉस बियर मार्केट में बैठे रहने से या और पोजीशन ऐड करने से ही होता है। याद रखिएगा, बुल मार्केट में लॉस तभी होता है जब वापस से बियर मार्केट चालू हो गया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं कि ये बियर मार्केट शुरू हो गया है। आपको कोई देरी नहीं होगी, अगर निफ्टी यहाँ से गिरने लगे और गिरने के बाद जब एक वापस से जब एक
साइडवेज फॉर्मेशन दे के जब एक हायर हाई बनाना चालू करेगा, तब भी आप जब स्विंग ट्रेडिंग के लिए नई पोजीशन बनाएंगे तो आप बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स कैच कर पाएंगे। कोई भी आदमी नहीं है जो एग्जैक्ट बॉटम को कैच कर पाए। एग्जैक्ट बॉटम को सिर्फ एक ही ट्रेडर कैच कर पाता है जो झूठ बोलता है, बाकी कोई भी कैच नहीं कर सकता एग्जैक्ट बॉटम को। तो आप एग्जैक्ट बॉटम पकड़ने के लिए कि मैं यहाँ से ही रिवर्स होगा निफ्टी ऐसा सोच के तुक्का मत लगाइए, आप एक सिस्टम से चलिए। और सिस्टम क्या बोलता है कि ये अभी यहाँ से रिवर्स होगा कि नहीं हमें नहीं पता, तो हम वेट करेंगे कि हमें एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन देखने को मिले। अब हम इसको कैंडल स्टिक चार्ट बना के देखते हैं। यहाँ पे देखो कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न में आपको लग रहा होगा कि ये यहाँ इस लो से सपोर्ट लेके जा सकता है, पर मार्केट को करने दीजिए, उसको जाने दीजिए। आप हड़बड़ाइए मत, फोमो में मत आइए, फियर ऑफ मिसिंग आउट में कि ये ट्रेड मिस हो जाएगा, ट्रेंड मिस हो जाएगा, मैं बॉटम में डिस्काउंट में मिल रहे हैं शेयर, ये सोच के तो कभी मत खरीदिएगा। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि ये शेयर डिस्काउंट में मिल रहा है। डिस्काउंट कुछ नहीं होता है। जब यस बैंक का शेयर 20 रुपये 10 रुपये तक आ गया 300-400 से, तब भी सब ने यही कहा था हर लेवल पे कि ये डिस्काउंट पे मिल रहा है। कोई भी शेयर डिस्काउंट नहीं होता है, आपको उसमें एक सिस्टम से ट्रेड करना होता है। सिस्टम क्या है हमारे पास? बहुत से सिस्टम है। रिलेटिव स्ट्रेंथ का सिस्टम है, आपका टेक्निकल चार्ट देख के हायर हाई हायर लो का सिस्टम है, लेकिन फंसना नहीं है। यहाँ पे अभी निफ्टी गिर रहा है, इसको गिरने दो। जब अगर ये बहुत बड़ा क्रैश हो गया, बहुत नीचे चला गया, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइस पे मिलेंगे। आज की वीडियो में आपको मैं एक इन्वेस्टमेंट की अलग थ्योरी भी बताऊंगा, एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप निफ्टी के ETF में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ से वो भी आप सीख सकते हो। तो वीकली चार्ट में अभी तक देख के लग रहा है मार्केट बियरिश है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी रेड कैंडल आई है, फॉल आया है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेके मार्केट ट्राई करेगा ऊपर जाने का, तो हमें देखना होगा कि जब ये पुल बैक देगा, यहाँ पे जो पुल बैक अगर ये देगा, तो उस पुल बैक में वॉल्यूम बढ़ते हुए आ रहे हैं कि घटते हुए आ रहे हैं। अगर पुल बैक में वॉल्यूम यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स में बढ़ते हुए आए, तो वो पुल बैक हो सकता है कि एक अप ट्रेंड की शुरुआत हो। अगर वॉल्यूम घटते हुए आए तो मतलब वापस से एक सेलिंग आने वाली है। याद रखिएगा, वॉल्यूम आपको पहले से ही बता देगा कि वो जो पुल बैक जो है वो पुल बैक है कि एक अप ट्रेंड की शुरुआत है। ठीक है, ये तो हो गई आपका वीकली चार्ट में निफ्टी की बात। अब इसको हम डेली चार्ट करके देखते हैं कि वहाँ पे हमें कैसे पता चल रहा है कि कौन सा ट्रेंड आने वाला है। तो हम निफ्टी का चार्ट को बना लेते हैं डेली चार्ट। यहाँ देखो, यहाँ पे हम मूविंग एवरेज को हटा देते हैं एक बार के लिए, और यहाँ देखो ये अभी एक सपोर्ट लेवल के पास में है जहाँ से पिछली बार इसने सपोर्ट लिया था। अब आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट साइडवेज होना चाहिए, इस सपोर्ट के पास रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बायर्स फिर से ट्राई करेंगे इस सेल ऑफ को रोकने के लिए, और सेलर्स भी जो यहाँ से सेल करके बैठे हुए हैं वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, क्योंकि ये उनके लिए परफेक्ट जोन है। अगर मार्केट तेज़ी से इस जोन के नीचे निकल जाता है तो आप समझिएगा कि बहुत ही खतरनाक डाउन ट्रेंड चल रहा है और बियरिशनेस बहुत ज़्यादा है, सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं। अगर मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है तो हमें देखना है कि पिछले हाई को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मार्केट इस लेवल पे हो सकता है कि, एक मिनट, लाइन सीधी नहीं खींची है, इसलिए लाइन को पकड़ के लाइन सीधी खींचते हैं पहले, फिर आपको बताते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या होना चाहिए, साइडवेज होना चाहिए। अगर यहाँ साइडवेज होता है 2-3 हफ्ते, तो फिर इस रेंज को हम देखेंगे कि ये ब्रेक करके पुल बैक देख के ऊपर जा रहा है क्या, तब ये होगा अप ट्रेंड का शुरुआत। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, एक दिन रुके और सीधा इसको ब्रेक कर दे, मतलब कि है ज़्यादा बियरिशनेस, तब ये कंटिन्यू सेलिंग आएगी। आपको नया पोजीशन नहीं बनाना है, पुराने स्टॉक्स को भी एनालिसिस करना है, कौन से स्टॉक स्टेज 4 में है, ठीक है, उनमें से निकल जाना है। तीसरा तरीका क्या हो सकता है? यहाँ से ये है आपका प्रीवियस हाई, यहाँ पे आप इसको बना लो लाइन चार्ट। अगर आपको हाई लोज देखने हैं आप इसको बना लिया करो लाइन चार्ट। जब लाइन चार्ट आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अभी ये है मेजर स्विंग हाई, इसके ऊपर निकलना चाहिए मार्केट। अभी ये हो सकता है यहाँ तक आए, ऐसा एक पुल बैक दे और वापस से इसको ब्रेक कर दे, नीचे चला जाए। इस रैली में आप फंसिएगा मत, पहले मार्केट को यहाँ से वेट करिए एक हायर हाई बनाने के लिए। मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है, यहाँ से ये अगर ऐसा आके यहाँ से बिल्कुल हाई बनाता है
तब आप यहाँ पे एक एंट्री ले सकते हैं इस हाई में, ये इस रेंज में। आप तब तक वेट कीजिए नया पोजीशन बनाने के लिए। तब तक के लिए निफ्टी ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट करना है वो मैं बताऊंगा। तब तक के लिए आप निफ्टी ईटीएफ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखो, निफ्टी 20 करके एक निफ्टी का ईटीएफ होता है। जब आप अपने जीरोधा के टर्मिनल पे या जो भी आप यूज़ करते हो उस पर आप निफ्टी BEES ये सर्च करोगे आप, तो वो 270 रुपीज़ का एक स्टॉक के जैसा एक शेयर आएगा। निफ्टी 20 ये लिख के आपको सर्च करना है। अभी इसका प्राइस है 270। ये एक्चुअली ये कुछ नहीं है, ये निफ्टी का ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, निफ्टी के साथ साथ चलता है। आप ऐसा मान लो कि निफ्टी की एक क्वांटिटी है ये, जैसे निफ्टी की एक क्वांटिटी है, तो अगर निफ्टी यहाँ से 10% फॉल होगा तो ये भी यहाँ से 10% फॉल होगा। निफ्टी 10% ऊपर जाएगा तो ये भी 10% ऊपर जाएगा। अब आपको तो पता नहीं कि यहाँ से कौन से स्टॉक हैं जो यहाँ पे लेने चाहिए, तो मेरी सलाह ये है कि यहाँ से निफ्टी अगर गिर ही रहा है तो हमें हर 10% फॉल में निफ्टी 20 खरीदना चाहिए, क्योंकि वापस से जब ये अप ट्रेंड चालू होगा तो कोई स्टॉक बढ़े ना बढ़े, हमारा निफ्टी तो बढ़ेगा ही। इतना तो हमें अपने स्टॉक मार्केट पे भरोसा है कि निफ्टी में तो बहुत से फॉल आए हैं लेकिन हर बार ये वापस से एक नया हाई लगाता है। अब मेरा थ्योरी क्या है कि यहाँ पे मैं निफ्टी 20 खरीदूंगा, यहाँ पे मैं निफ्टी 20 खरीदूंगा, सपोज 10,000 का। यहाँ पे मैंने 10,000 के निफ्टी 20 खरीदे, मार्केट 10% और फॉल हो गया। मार्केट जब 10% और फॉल हो गया तो मैं अब यहाँ 20,000 का निफ्टी 20 खरीदूंगा। मार्केट अगर और 10% फॉल हो गया तो मैं 30,000 का निफ्टी 20 खरीदूंगा। ऐसे करके मैं एवरेजिंग करूंगा तो मेरा जो निफ्टी 20 का एवरेज प्राइस होगा वो कहीं यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मार्केट अप ट्रेंड चालू करता है तो मुझे फ़ायदा होगा। अगर मैं कोई स्टॉक खरीदता हूँ सेम लॉजिक से कि नीचे जा रहा है और मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ और कहीं वो स्टॉक यस बैंक या आइडिया निकला, तो फिर मैं फंस जाऊंगा। मुझे नहीं पता कौन से स्टॉक हैं जो निफ्टी के दूसरे अप ट्रेंड में, जो आने वाला अप ट्रेंड है उसमें बढ़ेंगे। तो जब मुझे नहीं पता तो मैं किसी स्टॉक में रिस्क नहीं ले सकता एवरेजिंग का। इसीलिए स्टॉक में एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। स्टॉक में सिर्फ पिरामिडिंग करनी चाहिए, मतलब ऊपर जाते हुए स्टॉक में ही खरीदी करनी चाहिए और ज़्यादा ऐड करना चाहिए, नीचे जाते हुए में नहीं करनी चाहिए। इतना आपको समझ में आ गया? तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। इसको बना लेते हैं डेली चार्ट और यहाँ से देखते हैं कि इस डेट से फॉल आया है, 27 सितंबर से फॉल आया है। तो जिन सेक्टर्स में इस फॉल से कम फॉल आया है, यहाँ से जितना फॉल आया है निफ्टी में इस रेंज से, आपका 19 डेज़ में 7.64% गिरा है निफ्टी। तो जो सेक्टर्स 7.64% से कम गिरे हैं वो निफ्टी में स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी निफ्टी में एक अप ट्रेंड चालू होगा, हायर हाई हायर लो, तो वो सेक्टर्स ज़्यादा बढ़ेंगे। तो उन सेक्टर्स को आपको नज़र में रखना है। यही है सेक्टर रोटेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब सेक्टर रोटेट होते हैं। स्मार्ट मनी पहले किसी एक सेक्टर, दो सेक्टर में पैसे जा रहे थे, जब नया अप ट्रेंड आएगा तो किन्हीं और सेक्टर्स के थ्रू आएगा, सेम सेक्टर्स के थ्रू नहीं आएगा। आपको उन सेक्टर के स्टॉक में जाके पैसे लगाने हैं। कौन से स्टॉक्स में? सेम लॉजिक से, जो स्टॉक्स कम गिरे हैं, अभी जैसे ये 7.64% गिरा है ना निफ्टी, तो वो स्टॉक्स 2% 3% गिरे होंगे या गिरे ही नहीं होंगे, वो होंगे स्ट्रॉन्ग सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे गिरावट नहीं हो रही है। जो एफआईआई सेल करके भाग रहे हैं जिसके कारण ये गिरावट हो रही है, वो वहाँ नहीं बेच रहे हैं, मतलब वो स्टॉक्स में अभी भी लोगों का विश्वास है कि ऊपर जाएगा। ऐसे स्टॉक्स आपको पहचानने हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्ट स्टॉक रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन आपको लॉजिक समझा सकता हूँ। अब आप देखो बैंक निफ्टी का चार्ट, आपको ये नंबर याद रखना है, 7.64% 19 कैंडल्स में, 19 डेली कैंडल्स में। अब हम यहाँ पे जाके देखेंगे अपना बैंक निफ्टी का चार्ट। तो हम दूसरा जो वॉच लिस्ट है उसको ओपन करते हैं और यहाँ पे बैंक निफ्टी है आपका, ये बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में 19 कैंडल्स में जो 27 सितंबर की कैंडल है, ये है 27 सितंबर की कैंडल। इसके लो से अगर आप देखोगे तो ये 5.63% फॉल हुआ है 19 कैंडल्स में, 5.63%। ये आप यहाँ से देखो, ये वाला नंबर, इस नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, उल्टा हो गया ये तो मार्किंग, इसका एरो है ऐसा। 5.63% इन 19 बार्स, मतलब कि निफ्टी से कम गिरा है बैंक निफ्टी। मतलब अगर आपको ईटीएफ भी खरीदना है, जो अभी हम बात कर रहे थे, तो आपको कौन सा ईटीएफ खरीदना चाहिए? बैंक 20 का ईटीएफ। एक ईटीएफ होता है बैंक 20, आप जाके जीरोधा में सर्च करो, पहले आप लिखो BANK
और उसके आगे लिखो 20, मतलब 20 नहीं बात कर रहा हूँ मैं, 20 रुपये की बात नहीं कर रहा हूँ, BEES। ये ETF है बैंक निफ्टी का। इसका प्राइस अभी कुछ चल रहा होगा 520 530, मतलब इसका एक क्वांटिटी, इसको आप डिवाइड कर दो कितने से, 100 से, तो 520 के आसपास आएगा, लगभग 520 530 रुपये चल रहा होगा, वो एक ETF है। अगर यहाँ से ही बैंक निफ्टी 10% गिरता है तो ये भी 10% गिरेगा, इसका रेट भी 470 आ जाएगा। तो जब आप इसमें एवरेजिंग करोगे, अभी थोड़े कम पैसे डालोगे आप इसमें, अभी मान लो अपने कैपिटल का 10% डालोगे, फिर आप और नीचे आएगा तो 20% डालोगे, और नीचे आएगा तो 30% पैसे डालोगे, तो जाके एक नीचे का लेवल आपको मिलेगा। आप बॉटम नहीं प्रिडिक्ट कर सकते मार्केट का कि कहाँ बॉटम बनाएगा, लेकिन आप इसको गिरने दे रहे हो ये सोच के कि मार्केट कभी ना कभी तो रिकवर करेगा ही, तब मेरे ये जो एवरेज प्राइस आएगा मेरा वो बहुत अच्छा आएगा, और मैं फिर उसके बाद ऐड नहीं करूँगा। जब ऊपर जाने लगेगा तो मैं स्टॉप कर दूँगा ऐड करना। ये होता है ETF में इन्वेस्ट करने का तरीका। अब आपको एक बात समझ में आई कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना ये लो भी नहीं तोड़ा है, ये जो लो है यहाँ पे भी अभी नहीं तोड़ा है, जबकि निफ्टी ने अपना पिछला लो ब्रेक कर दिया है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ज़िंदगी भर याद रखिएगा इस चीज़ को कि ये निफ्टी को अगर मैं आपको साथ में चार्ट खोल के दिखा सकता तो यहाँ पे देखो, एक बार के लिए इसको याद रखना इस पैटर्न को। ये यहाँ से फॉल हुआ 27 सितंबर से, ये एक लो बनाया, यहाँ से ट्राई किया ऊपर जाने का, वापस आया, लेकिन अभी तक इस लो को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अब मैं आपको तुरंत निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। निफ्टी का चार्ट देखो, इसको हम डिलीट करते हैं। निफ्टी में क्या हुआ, 27 सितंबर से फॉल आया, ऊपर जाने का ट्राई किया, और वापस से जो नीचे फॉल आया इसमें ये ब्रेक हो गया है। मतलब कि बैंक निफ्टी से स्ट्रांग है। जब भी मार्केट में अप ट्रेंड चालू होगा बैंक निफ्टी में ज़्यादा बड़ा मूव आएगा। और निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है, -7.6%, जबकि बैंक निफ्टी ने -5%। तो बैंक निफ्टी ऐसे भी स्ट्रांग है। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम अगर सिंपल करना चाहते हैं तो यहाँ एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर लगाएंगे, और उस इंडिकेटर में हम अपना जो सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ स्टाइल सेटिंग में 123 को कर देंगे 19। कितना कर देंगे, 19, क्योंकि 19 कैंडल से निफ्टी गिर रहा है। अब इस 19 कैंडल को जब आप कर दोगे और 1 बाय 1 सारे स्टॉक्स में जाके देखोगे तो आपको दिखेगा मेटल सेक्टर वीक है। मेटल सेक्टर वीक क्यों है, क्योंकि आप यहाँ 27 सितंबर से अगर देखोगे यहाँ से, तो आपका जो फॉल है वो 10% का आया है, जबकि निफ्टी सिर्फ 7% गिरा है, मेटल 10% गिर गया है। रियलिटी में देखो ये नीचे है, रियलिटी सेक्टर नीचे है, इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के शेयर आप लोग ले लेके बैठे हुए हो। आप मानने को तैयार नहीं हो कि स्टॉक से निकल जाना चाहिए, लेकिन आपको यही इशारा मिल रहा है। यहाँ से आप देखो 19 डेज़ में 11% निगेटिव है PS पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, जबकि आपका निफ्टी सिर्फ 7.6% डाउन है। मतलब निफ्टी से ज़्यादा वीक हैं ये लोग। एनर्जी सेक्टर देखो वीक है, एनर्जी सेक्टर के स्टॉक में नहीं फंसना है। फाइनेंस सेक्टर स्ट्रांग है, देखो फाइनेंस मतलब बजाज फाइनेंस और भी जो फाइनेंस की कंपनियां हैं वहाँ जाके एनालिसिस करो। वहाँ पे अगर एक मार्केट में अप ट्रेंड आता है तो वो ऊपर की तरफ जाएंगे। बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, देखो अभी हमने देखा। अब बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक और PSU बैंक दोनों ही हैं, तो दोनों में आप देखो कौन सा स्ट्रांग है। इसके बाद FMCG वीक है, ये कौन सा है, मीडिया वीक है। IT सेक्टर देखो स्ट्रांग है, यहाँ दिख रहा है ग्रीन लाइन ऊपर की तरफ है। और IT सेक्टर इतना स्ट्रांग है, मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था कि IT सेक्टर एक साइडवेज पैटर्न बना रहा है। यहाँ देखो IT सेक्टर गिरा ही नहीं है। इसी को बोलते हैं मार्केट में स्ट्रांगनेस, जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप समझो, इसको अभी से समझ जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 27 सितंबर ये है, ये जो दिख रहा है आपको, ये 27 सितंबर। यहाँ से निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको याद होगा कितना गिरे हैं। यहाँ से बैंक निफ्टी और निफ्टी, यहाँ से बैंक निफ्टी और निफ्टी ऐसा गिर के ऐसा पैटर्न बना रहे हैं। ये है निफ्टी का चार्ट, ये है निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी का चार्ट क्या है, ऐसा। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब IT सेक्टर का चार्ट देखो, IT सेक्टर का चार्ट क्या है, इसी 27 सितंबर से ऐसा। अब आप बताओ कौन स्ट्रांग है। सेलिंग यहाँ सबसे ज़्यादा आ रही है, यहाँ कम, और यहाँ बिल्कुल नहीं। तो IT सेक्टर के स्टॉक्स लेने लायक हैं इस लेवल पे, क्योंकि जब भी निफ्टी ऊपर जाएगा
ये यहाँ से ब्रेक करके बहुत ऊपर जाएगा। ऐसा है एनालिसिस हमारा, ये कहता है हमारा एनालिसिस। पिछले हफ्ते भी बताया था मैंने, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। और फार्मा में देखो, फार्मा में भी फॉल नहीं आया है, तो आईटी और फार्मा। जबकि ऑटो सेक्टर देखो कितना डाउन है। अब ऑटो सेक्टर में आप लोग बोल रहे हो टाटा मोटर बहुत कम रेट में मिल रहा है, लेने लायक है, जबकि मैंने पहले ही आपको वीडियोस में बताया कि टाटा मोटर एक सिक्लिकल स्टॉक है, साइकिल में चलता है। आपको जब वो 1000 था तब से मैं कह रहा हूँ 1100 के आसपास से कि नहीं, वो बेचने के लिए होता है। जब वो उसका पीई कम होता है तो सिक्लिकल स्टॉक बेचने के लिए अच्छे होते हैं। तो लेकिन अभी लोग उसको खरीद रहे हैं, जबकि देखो 13% डाउन है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर एज अ होल इज़ 13% डाउन। तो आप क्यों ऑटो सेक्टर के स्टॉक में फंस रहे हो? आपको फार्मा या आईटी के बारे में मेहनत करनी चाहिए। ये दोनों हैं अभी बेस्ट सेक्टर। उसके बाद है बैंक निफ्टी या फाइनेंस। इन चारों सेक्टर में ही मेहनत करो, बाकी कुछ मत देखो। अगर आपको स्टॉक देखना नहीं आता है तो आप सिंपली जाके ईटीएफ खरीदना चालू करो, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, वो भी किसी और के थ्रू नहीं। अपना जीरोधा ओपन करो, वहाँ निफ्टी 20 और बैंक 20 है। डिसाइड कर लो कि हर 10% फॉल में मैं डबल इन्वेस्टमेंट करूंगा। मतलब अभी अगर 24,000 चल रहा है निफ्टी और मेरे पास अगर 10,000 रुपये हैं, तो मैं 10,000, टोटल 10,000 रुपये हैं, तो अभी मैं 2,000 रुपये का खरीदूंगा निफ्टी 20। अगर यहाँ से निफ्टी 22,000 चला गया तो मैं इस 4,000 रुपये का निफ्टी 20 खरीदूंगा। फिर 22,000 से निफ्टी चला गया 20,000, तो मैं फिर बाकी 6,000 रुपये का भी निफ्टी खरीद लूँगा। अगर और नीचे चला गया तो जाने दो, मुझे विश्वास है कि निफ्टी वापस से 20,000 से रिकवर करके 30,000 जाएगा। तो कोई स्टॉक जाए ना जाए, निफ्टी तो जाएगा ना। निफ्टी 50 तो इंडेक्स है, वहाँ पे तो सारे स्टॉक्स का एवरेज होता है। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, जब स्टॉक पे भरोसा है तो इंडेक्स पे तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो ये होगा सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट। जो आप और मैं हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं, हम कोई वॉरेन बफेट नहीं है, हमें ईमानदारी से ये बात माननी पड़ेगी कि हमें स्टॉक्स के बारे में अंदर की न्यूज़ और बहुत सारे जो वेरिएबल्स हैं जो हमें नहीं पता होते। जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग काम करते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो लोग पूरा टाइम देते हैं अपने काम पे। उनके पास टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप इतना रिसर्च कर सको कि कौन से स्टॉक्स हैं जो ऊपर जाएंगे। आपके लिए बेस्ट है कि इस गिरते हुए मार्केट का फ़ायदा उठाना है तो एसआईपी चालू करो हर फॉल पे, निफ्टी या बैंक निफ्टी। अब हमने देखा कि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है तो बैंक निफ्टी, आईटी के भी बीज होते हैं, निफ्टी आईटी के भी बीज हैं, उनमें आप जाके इन्वेस्ट करो ना। निफ्टी आईटी के ईटीएफ में अभी से आप इन्वेस्ट करना चालू करो। निफ्टी में, बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट करो। कैसे? ईटीएफ के थ्रू। हर फॉल पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, इससे आपका एक एवरेज प्राइस अच्छा आएगा और जब ये वापस बढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा गेन होगा। मैंने एक ट्रेडर को देखा था जो 2022 का जो फॉल आया था निफ्टी में, उसमें उसने यही सेम फिलॉसफी यूज़ की थी और उसका जो एवरेज प्राइस आया था वो 157 रुपीज़ आया था निफ्टी 20 का। उसने 1 करोड़ का निफ्टी 20 खरीदा था, जो कि 1 साल या 1.5 साल के अंदर में 2 करोड़ 30 लाख रुपए हो गया था, डबल से ज़्यादा। अभी जो मार्केट फॉल आया है, ये इसमें ईटीएफ खरीदने के लिए मेरे हिसाब से बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो और ख़ुद का एनालिसिस करो। और अगर आपको स्टॉक में ही पसंद है तो आप आईटी या फाइनेंस, क्या आईटी या फार्मा के में इन्वेस्ट करो, या बैंक निफ्टी और फाइनेंस सेकंड चॉइस है। आपको स्टॉक एनालिसिस करना है तो वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि कैसे स्टॉक एनालिसिस करना है। आईआरएफसी बहुत ही फेमस शेयर है, लोग पूछते रहते हैं आईआरएफसी, तो मैं भी खोल के देखूँ कि आईआरएफसी का चार्ट क्या बोलता है। आईआरएफसी के चार्ट में अगर स्टेज एनालिसिस करना है, किसी को अगर स्टेज एनालिसिस करना है, पहले तो आप देख लो डेली कैंडल, डेली चार्ट में जो हमारा जो मॉडल है 123 डेज़ वाला, वो क्या बोलता है। सिंपल ट्रिक है, अगर 123 डेज जीरो के नीचे आया है तो मैं बेच दूंगा। ये 123 डेज वाला इंडिकेटर जीरो के नीचे है तो पहली बात तो मैं इसमें निकल जाऊंगा। ये मेरा सिंपल लॉजिक है। किसी भी स्टॉक में वो RS 123 लगा के मैं नीचे है तो बेच दूंगा। दूसरा तरीका क्या है, इसको बना लो वीकली चार्ट। वीकली चार्ट बना लिया हमने। वीकली चार्ट बनाने के बाद हम वीकली चार्ट में लगाएंगे एक मूविंग एवरेज जिसका नाम है 30 पीरियड मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज लगाना है आपको 30 पीरियड मूविंग एवरेज। यहाँ पे हम इसकी सेटिंग में जाएंगे और इसको कर देंगे 30। ये देखो 30। इसका थोड़ा स्टाइल चेंज कर देते हैं, इसको ब्लैक कर लेते हैं और थोड़ा थिक कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे आपको। ये देखो
ये हो गया आपका 30 पीरियड मूविंग एवरेज। अब ये था स्टेज 1, ये जो पूरा जोन था, दिस इज स्टेज 1। स्टैन वाइंस्टीन की थ्योरी में स्टेज 1 है ये। स्टेज 1 में 30 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर निकला स्टॉक, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ये बाई जोन होता है, यहाँ पे आपको खरीदना था। दिस इज़ बाई जोन। यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ एक बाई जोन आया जब स्टॉक का रेट लगभग 50 रुपये चल रहा था, और यहाँ पे बाई है। अब ये पूरा 30 पीरियड, अब एक बार और एक चीज़ और आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। स्टेज एनालिसिस बाय स्टैन, ये हम गूगल में लिखेंगे तो आप इमेज में जाओ, आपको मिलेगा स्टेज एनालिसिस। आपका कोई अच्छी फ़ोटो निकाल के आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये है स्टेज एनालिसिस का एक्चुअल फिगर। कहाँ गया ये, क्या खुल गया, हाँ ये देखो, स्टेज 1 2 3 4। स्टेज 1 में अब आपका चार्ट खोलते हैं हम, इसको बरोबर, ये स्टार्स चार्ट देखो, ये स्टेज 1, यहाँ चलते हैं। स्टेज 1 में 30 पीरियड मूविंग एवरेज के पास यहाँ से ब्रेकआउट दिया और फिर 30 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर ही रहता है स्टॉक, फिर 30 पीरियड मूविंग एवरेज में फंसता है, और अगर नीचे ब्रेक डाउन दे दिया तो ये 4 स्टेज में आ जाता है, जहाँ पे 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चलता है। यहाँ पे निकल जाना चाहिए। अभी देखो स्टॉक जस्ट 30 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस किया और नीचे जा रहा है, और यहाँ पे अगर ये, इसको हम एक ब्लॉक करके देखें, इस पूरे जोन में ये जोन है, ये इसका एक जोन है, अगर ये यहाँ इस लेवल को ब्रेक डाउन देता है तो आपको निकल जाना चाहिए। वैसे भी ये 30 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है, अगर ये वापस से 30 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर आता है, यहाँ से अगर ये क्रॉस करके आता है 30 पीरियड मूविंग एवरेज को, तो आप इस लेवल के ऊपर इसको लेने का सोच सकते हैं। अभी तो नहीं, अभी ये हो सकता है यहाँ से नीचे आ जाए, तो अभी भी कोई बुराई नहीं है इसको होल्ड करने में भी। अभी ये स्टेज 3 में ही है। ऐसे आप कोई और स्टॉक का नाम देखेंगे तो मैं और देखता हूँ किसी स्टॉक में जिसमें आपको समझा सकूँ। और लोग पूछते हैं स्टॉक का चार्ट, जैसे कि मैं आपको डिक्सन टेक्नोलॉजी दिखाता हूँ। ये देखो, ये है स्टेज 2 में, साफ दिख रहा है आपको, ये इसका स्टेज 1 था, दिस इज स्टेज 1। यहाँ से ये स्टॉक ऊपर चलना चालू हो गया, 30 पीरियड के ऊपर है। अब आप इसको कंपेयर करके देखो इस चार्ट से, ये जो स्टेज एनालिसिस, ये आपको दिख रहा है स्टेज 2 में है, तो ये होल्ड करने के लिए है, यहाँ से सेलिंग के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोलगेट पामोलिव देखें तो यहाँ देखो, ये स्टेज 3 चालू हुआ है अभी, स्टेज 2 से स्टेज 3, अभी भी स्टेज 4 नहीं आया। यहाँ से ये कंसोलिडेट होगा, फिर या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ये गैस लिमिटेड, ये भी स्टेज 2 में है अभी। ऐसे ही कोई भी स्टॉक, अभी ओला इलेक्ट्रिक का आया था ना, ओला इलेक्ट्रिक का देख लेते हैं जल्दी से, फिर ये वीडियो ख़त्म करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया। देखो साफ दिख रहा है कि ये तो पंप एंड डंप था, ये ऊपर गया और यहाँ से एक सेलिंग आ गई। अब इसमें छोटा चार्ट है, स्टेज एनालिसिस नहीं कर सकते आप। ये देखो, ये है आपका टाटा स्टील का चार्ट, ये स्टेज 3 में है, ये पूरा स्टेज 2 था, ये स्टेज 3 चल रहा है, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट दिया है, अभी भी ऊपर ही है। ठीक है, तो ऐसे करना है स्टेज एनालिसिस। और ये था आज का वीडियो, होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ऑल द बेस्ट।